Hello students, today I am here with chapter 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में देखेंगे, हर एक चीज़ जानेंगे और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है देन दे मे आस्क। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए व्हाट आर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स होते क्या हैं? कार्बन कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंटेन कार्बन। कोई भी केमिकल सब्सटेंस बेटा जिसके अंदर कार्बन है उसे हम कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे चेक करेंगे किसी सब्सटेंस में कार्बन है या नहीं है। तो इसके लिए बेटा दो टेस्ट होते हैं। जब हम किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है देन इट मीन्स कि उसके अंदर कार्बन है, वो एक कार्बन कंपाउंड है। एंड सेकंड क्या है कि किसी भी सब्सटेंस से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम उसको लाइम वाटर से जो है पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाएगा, थोड़ा दूधिया दूधिया हो जाएगा। तो इट मीन्स जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड कार्बन कंपाउंड है या नहीं है, उसके अंदर कार्बन है या नहीं है। अब अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन है, वो भी मिनरल्स की फॉर्म में, और एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो 0.03% है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है बेटा इतना कम अमाउंट ऑफ कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ क्रस्ट में, तो हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है ये हमारे लिए? तो वो इसलिए है बेटा क्योंकि कार्बन जो है हमें मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में मिलती है। कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, अर्थ क्रस्ट में भी है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी है। हम जो फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि वुड हो गया, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, इन सभी गैसेस में कार्बन है। कार्बन जो है कंपाउंड्स की फॉर्म में हमें मिल जाती है, जैसे कार्बोनेट्स हो गए या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए। कार्बन जो है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस में हमें फ्री स्टेट में मिलती है। बेशक बहुत कम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन हर एक मोस्टली ज़्यादातर सब्सटेंसेस में कार्बन हमें मिलती है। तो इसलिए हमें इसके बारे में जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं क्या। कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को शेयर करने से बनते हैं दो एटम्स के बीच में। मींस जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती हैं तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं कि दो एटम्स हमें शो कर रखी हैं, उनके पास उनकी वैलेंसी 1 है एंड उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं तो वो आपस में शेयर कर लेती हैं, उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए बेटा हमें पता होना चाहिए वैलेंसीज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट्स की। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, मे बी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। 10th क्लास में तो आपके सिलेबस में पीरियोडिक टेबल नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 20 एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो याद होने चाहिए। उनके अकॉर्डिंग ही हम वैलेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं ईजिली, अगर आपको याद होंगे। तो बेटा कोशिश करनी है आपको 1 से 20 एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो याद रखने हैं इन एलिमेंट्स की। आगे देखते हैं कि हमें कैसे हेल्पफुल होंगे। तो बेटा जब भी हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो हमें ये याद रखना है कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर सबसे पहली जो शेल होगी उसको के नाम देते हैं, देन एल, एम और एन। के वाली जो हमारे पास शेल होती है उसमें हमारे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन 8, 18 और 32। लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बेटा, जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना के समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो इसमें बनते हैं। पोटेशियम का जो हमारे पास बेटा एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास होता है 19। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स के डिवीज़न करते हैं तो सबसे पहली शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देन सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वाली में भी बेटा 8 आ गए, देन 18। उसके बाद हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, लास्ट वाली शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पोटेशियम क्या कर सकता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को लीव कर सकता है तो उसकी सारी शेल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारे इसकी जो वैलेंसी है पोटेशियम की वो 1 हो गई है। इट मीन्स पोटेशियम को 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव करना पड़ेगा। जिन एटम्स को बेटा अपना एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट लीव करने पड़ते हैं वो पॉजिटिव आयंस क्रिएट करती हैं, और जिनको गेन करने होते हैं वो नेगेटिव आयंस क्रिएट करती हैं। अब हम देख लेते हैं कार्बन के रिगार्डिंग क्या है, कार्बन कैसे शेयरिंग करती है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो है 6। इट मीन्स कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो नेक्स्ट शेल में हो गए, उसको नेक्स्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। अब वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, दैट इज़ वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ कर दे या वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले, लेकिन वो इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकती। रीज़न क्या है? अगर कार्बन लूज़ करती है 4 इलेक्ट्रॉन तो बेटा उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो कार्बन के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। एंड अगर वो गेन करती है 4 इलेक्ट्रॉन तो उसका प्रोटॉन जो है उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। तो कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है शेयरिंग का। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स अदर एटम्स के साथ शेयर कर लेगी और अपनी शेल को कंप्लीट कर लेगी। इसी को हम कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं बेटा, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और कार्बन की इस क्वालिटी को हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, इसी वजह से वो अदर एटम्स के साथ इजीली कंबाइन हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इनको बेटा सैचुरेटेड कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, और जिसमें हम सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी बेटा 1 होती है, तो हाइड्रोजन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2। वो कैसे बना? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन की 1-1 वैलेंसी थी, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, तो वो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ने मिलके एक हाइड्रोजन बना दिया, उनकी शेल जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपके पास आते हैं बेटा डबल बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स में बेटा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और हम इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं, तो ये हम चेक करेंगे ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसकी फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, बाकी के बचे 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ जाएंगे। तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो क्या करेगी, दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो शेयर कर लेंगी और O2 बन जाएगा। फिर देखते हैं बेटा थर्ड टाइप जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बेटा जिनमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और ये दोनों सैचुरेटेड जो है वो सिंगल वाले हैं, और डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं हम उनको। और इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7, तो इसमें सेम फर्स्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद 5 जो बचे वो सेकंड शेल में आ गए। तो अब इन 5 को 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है वो शेयर कर लेगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब आपके पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट राइट अ नोट ऑन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के नेचर को वर्सेटाइल क्यों कहा गया? दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स 2 क्वालिटीज़। फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी, जिसके बारे में हमने अभी अभी जाना है कि वो क्या है। सेकेंड इज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है बेटा? कार्बन की प्रॉपर्टी दैट इट कैन बी ज्वाइंड इन लॉन्ग कार्बन चेन्स। वो लॉन्ग कार्बन चेन्स बना सकती है, ब्रांचेस में जुड़ सकती है, उसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होता है बेटा? कोई भी किसी एक पर्टिकुलर एटम से अगर कोई चीज़ बनी हो हम उसे उसके एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो कार्बन के एलोट्रोप्स मीन्स कार्बन से जो जो चीज़ें बनी हुई हैं। तो इसमें आपके पास सबसे पहले है डायमंड। हर एक कार्बन कंपाउंड जो है वो डायमंड में अपने अदर कार्बन्स के साथ जुड़ा होता है, मीन्स 1 कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन्स के साथ अटैच होगा और एक क्रिस्टल बना देगा। डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होता है बेटा, हीट का गुड कंडक्टर है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड जो एलोट्रोप है कार्बन का दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हर एक जो कार्बन कंपाउंड है वो अदर 3 कार्बन कंपाउंड से जुड़ा है। डायमंड में अदर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था, लेकिन ग्रेफाइट में 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा लूज़ होता है। इसकी डेंसिटी जो है वो 2.2 ग्राम है एंड इसका जो है वो बहुत सॉफ्ट और स्लिपरी होता है ये, और गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड जो हमारे पास एलोट्रोप ऑफ कार्बन है दैट इज़ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को बेटा हम C60 भी बोलते हैं,
क्योंकि इसमें 60 कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो एक बॉल के स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। जो एटम्स हैं वो पेंटागन्स हेक्सागन्स की तरह एक सोकर बॉल में जुड़ी होती हैं, जैसे एक सोकर बॉल है वो स्ट्रक्चर जो है इन्होंने बनाया होता है। फिर हमारे पास टॉपिक है बेटा हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और इसमें भी मेनली 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हमने देखा था जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और अनसैचुरेटेड जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। अब इनको डिटेल में देखते हैं बेटा। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कार्बन्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और इनको हम मेनली एल्केन्स बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला होगा तो आपने चेक करना होगा कि अगर इतनी कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे इसके साथ, तो वो आप इस जनरल फॉर्मूले से जो है फाइंड कर सकते हो, दैट इज CnH2n+2। नेक्स्ट आपके पास बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो जो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम एल्कीन्स बोलते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उनको हम एल्काइंस बोलेंगे। एल्कीन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n, और एल्काइंस के लिए जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n-2। तो आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए। सपोज आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा है तो आपको पता होना चाहिए वो एल्केन है। आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा है, इट मीन्स एल्कीन है। आपको प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा है, इट मीन्स एल्काइन है। तो आपने वो जो है स्ट्रक्चर नेम के अकॉर्डिंग बनाना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बेटा कैसे बनाना है। देखो इसमें आपको इथेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा है, इथेन से आप क्लियरली समझ सकते हो एल्केन है, तो CnH2n+2 का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें आप कैलकुलेट करोगे, Cn क्या रखोगे, n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वो भी हम आगे देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कितने कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा फॉर्मूले से आप इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर सकते हो, दैट इज़ C और उसके 6 जो है वो H हो जाएंगे। अब हमें कैसे देखना है वो आप देखो, जब भी हमारे पास मिथ होगा बेटा, मिथ का मतलब है 1 कार्बन, इथ 2 कार्बन, प्रो 3 कार्बन, बट 4 कार्बन, पेंटा 5 कार्बन, हेक्सा 6 कार्बन, हेप्टा 7 कार्बन, ऑक्टा 8 एंड नोना 9, डेका 10 कार्बन्स। तो आपको इनसे कार्बन के नंबर याद रखने हैं, और बाद में एन है, इन है या आइन है, आपको ध्यान रखना है कौन सा आपने फॉर्मूला लगाना है इनके अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं बेटा, अगर हमें इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम इथीन एल्कीन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इथ और हमें पता है होना चाहिए, इथ मीन्स 2 कार्बन कंपाउंड्स, और इथाइन में कार्बन कंपाउंड्स 2 ही रहेंगे, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएंगे और बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, मतलब डबल से ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो बेटा, जो एल्कीन्स हैं जैसे इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन का स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रीन पे बना हुआ है, एंड देन उसके बाद हमारे पास जो एल्काइंस हैं सच एज इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, वो कैसे बनेंगे, उनमें ट्रिपल बॉन्ड ऐड होगा। और उसके बाद हम सीखते हैं बेटा कि कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले बेटा बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका, दैट इज़ सबसे पहले स्ट्रेट और चेन, जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगी, सिंपली सारे कार्बन जो हैं वो एक सिंगल चेन में अटैच होंगे और उनके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है वो बनेगा बेटा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होगा, कार्बन्स जो हैं वो चेन में नहीं होंगे, एक ब्रांच होगी, वो चाहे कार्बन डाउनवर्ड भी हो सकती है, कार्बन अपवर्ड भी हो सकती है। और इसको हम, इसका नेम कैसे चेंज करेंगे बेटा, इसको हम आइसोब्यूटेन बोलेंगे रेदर देन ब्यूटेन। और इसको हम आइसोमर्स बोलते हैं जब हमारा फॉर्मूला सेम रहता है और हमारा स्ट्रक्चर जो है एटम का वो हम चेंज कर देते हैं। तो आइसोमर्स या आइसोब्यूटेन या आइसोपेंटेन, आपको कुछ भी बनाना आए तो आपको ध्यान रखना है आपने ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है उसका। अगर ब्यूटेन है तो सिंपल चेन स्ट्रक्चर, सिंगल चेन होगी, और अगर आपके पास आइसोब्यूटेन है या आई ब्यूटेन है तो मतलब आपने ब्रांच स्ट्रक्चर उसका जो है वो प्रिपेयर करना है। आइसोमर की डेफिनेशन बेटा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दीज कंपाउंड्स विच हैव सम मॉलिकुलर फार्मूलाज बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब जिनका फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स जो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर आपने ध्यान से रखना है, इसमें कार्बन भी 6 है एंड हाइड्रोजन भी 6 है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेटा रिंग स्ट्रक्चर बनता है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, देन सिंगल देन डबल बॉन्ड जो है वो इसमें ऐसे प्रिपेयर रहता है स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट बेटा फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं उनमें हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को अदर एटम्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। मतलब हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच ना करके किसी और एटम को जो है वो अटैच कर देते हैं। इनको हम हाइड्रोकार्बन चेन्स में फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। इससे क्या होता है बेटा, हमारे कार्बन कंपाउंड्स रिएक्टिव भी हो जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। चेक करते हैं बेटा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। सबसे पहले हेलो ग्रुप्स, जिसमें हम क्लोरो या ब्रोमो अटैच करेंगे। देन ऑक्सीजन ग्रुप्स में अल्कोहल, एडेलाइड, केटॉन और कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अल्कोहल में हम एक हाइड्रोजन एटम को हटा के OH ऐड कर देते हैं। एडेलाइड में डबल बॉन्ड O एंड H। केटॉन में बेटा डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड O और OH जो है वो हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा होमोलॉगियस सीरीज़ कौन सी होती हैं। ये वो सीरीज़ है बेटा जिसमें हम किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी जगह ऐड हो जाता है। जैसे अभी हमने जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, अल्कोहल हम अगर ऐड करेंगे तो OH ऐड कर देंगे, तो इन्हीं को हम सीरीज़ बोलते हैं। आगे देखते हैं अच्छे से। जैसे बेटा आपको गिवन है, अगर हम क्लोरो और ब्रोमो में से कुछ ऐड कर रहे हैं तो नाम जो है वो भी चेंज हो जाता है एटम का। आगे जो है वो क्लोरो या ब्रोमो जो है वो सफिक्स लग जाएंगी। ऐसे ही आपको दिए हुए हैं ये सारे, कहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा, कहाँ पे सफिक्स लगेगा। अल्कोहल ऐड करेंगे तो क्या लगेगा, एडेलाइड ऐड करेंगे तो क्या लगेगा। तो आपने इन सबको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। अब हम कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले है कंबशन। कंबशन देखो, बहुत सारे हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल हो गया या फिर हमारे पास नेचुरल गैस होगी। तो इनको हम क्यों एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं बेटा, क्योंकि जब ये बर्न करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जनरली ब्लू और नॉन सूथी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलो फ्लेम जो है प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन जो है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा होती है और वो इसी वजह से कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। अब कार्बन में इसका क्या यूज़ है, अल्कोहल्स कोई भी हो बेटा उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं ऑक्सीजन ऐड करके। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ये हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन्स ये ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी जो एथेनॉल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी। इट मीन्स एथेनॉल जो है वो एथेनोइक एसिड बन जाएगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है रिएक्शन वो क्या है, जाता है बेटा एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या है, हमारा जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाता है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और जो हमारा एजेंट रहता है दैट इज़ पैलेडियम और निकल। इसी प्रोसेस के साथ बेटा वेजिटेबल ऑयल को जो है हम वेजिटेबल घी में चेंज करते हैं और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल भी बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है, हमारा जो एक हाइड्रोजन है उसको कोई और कंपाउंड सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल में देखो CH4 + Cl2 मीन्स मीथेन और क्लोराइन। इसमें जब सनलाइट की हेल्प से हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बना, CH3Cl + HCl। मतलब एक हाइड्रोजन जो है उसको क्लोराइन ने जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट जो है हम अब देखेंगे बेटा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दोनों में क्या डिफरेंस है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले बेटा इथेनॉल जो है वो कलरलेस होता है, बहुत अच्छी सी स्मेल होता है और बर्निंग टेस्ट है, पानी में ईजिली सोल्यूबल है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, दैट इज़ 351 K और एक न्यूट्रल कंपाउंड है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो सबसे पहले ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। इस जो टेस्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, एक टेस्ट जहाँ पे हमने देना हो, और ये जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा।
सेकंड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं इथेनॉल को। अब हम देखते हैं इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड जो है वो भी जो है एक लिक्विड होता है हमारे पास, और उसके अंदर विनेगर की स्मेल होती है, बहुत ही सोर टेस्ट का होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट 391 के है, और जब ये प्योर होता है तो ये फ्रीज्ड फॉर्म में होता है, एक आइस लाइक सॉलिड बनाता है, इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेटा। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन करता है। पहला है एस्ट्रिफिकेशन, जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है बेटा, इथेनॉइक एसिड में अगर हम इथेनॉल ऐड करते हैं तो हमारे पास ईस्टर बनता है, ठीक है, और ये बहुत ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। इसको हम स्पूनिफिकेशन ऑफ सॉप में भी यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो वो क्या रिएक्ट करता है। थर्ड इज कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये तीनों जो है आपने इक्वेशन सब अच्छे से लर्न कर लेनी है। फिर बेटा टॉपिक आता है सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स का, कि जो सॉप और डिटर्जेंट है वो कैसे काम करते हैं, कैसे डर्ट निकालते हैं। सोप जो है वो बेटा सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट होता है, और उसकी लॉन्ग चेन्स बनी होती हैं। वो लॉन्ग चेन्स बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की होती हैं, और सोप जो है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें तो डिटर्जेंट्स जो हैं वो अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होते हैं, और उनके अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन्स होती हैं। वो दोनों हार्ड और सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होते हैं। अब बेटा सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें दो पार्ट होते हैं, आयोनिक पार्ट और हाइड्रोकार्बन चेन। जो आयोनिक पार्ट है उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो इट मीन्स दो पार्ट है, हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफोबिक। अब बेटा ये काम कैसे करते हैं, मीन्स जो सोप है वो क्लीन कैसे कर देती है कपड़े को। देखो जो भी हमारी डर्ट होती है क्लोथ्स के ऊपर वो मेनली ऑयली होती है नेचर में, और जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है वो अपने आप को डर्ट के साथ अटैच कर लेगा। और जो हाइड्रोफिलिक यानी कि आयोनिक एंड है वो जो है वाटर के साथ मतलब एक सराउंडिंग एक सर्कल बना लेता है, जिसको हम रेडियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और उसको मिसल्स बोलेंगे। सॉप मिसल्स जो हैं वो डर्ट को डिसॉल्व कर देती हैं, इवन ग्रीस को या कोई भी ऑयली सब्सटेंस है, और जैसे ही हम वाटर पॉर करते हैं तो वो जो उसका हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर के साथ स्लिप कर देता है, और वो डर्ट को भी अपने साथ निकाल लेते हैं। तो सॉप जो है वो मिसल्स का मिक्सचर है जो कि क्लिनजिंग में हेल्प करती है। आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो बेटा कैसे ऑयल ड्रॉपलेट को जो है इन एंड्स ने सराउंड किया हुआ है और मिसल्स क्रिएट किया है। अब सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। जो हमारा हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट होता है वो जैसे ही सोप के साथ रिएक्ट करता है तो एक इनसोल्यूबल स्कम बना लेता है जो डिसॉल्व नहीं होता, तो इसकी वजह से क्लिनजिंग डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन डिटर्जेंट्स में क्या है, ये इनसोल्यूबल स्कम नहीं बनता, क्योंकि हमने देखा कि डिटर्जेंट की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सोप से अलग है, तो वो हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छे से क्लिनजिंग कर देता है। तो ये सारा जो था वो बेटा आपके 4th चैप्टर में था। अगर आपने पूरे साल नहीं भी कुछ पढ़ा है, आपको 4th चैप्टर का कुछ नहीं पता, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।